नमस्कार दोस्तों। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 कक्षा 6 और जो अध्याय 2 है उसमें आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका एक पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, और रहने की जगह निर्धारित करना, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, पुरास्थल, आग की खोज, नाम और तिथियां, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, बसने की प्रक्रिया, यहाँ तक हम इनको पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक नवीन जीवन शैली से। एक नवीन जीवन शैली, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। तो ये तो सब आप जानते हैं कि कोई बीज बोते हैं तो उसके लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उस पौधे को पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, और उसकी जानवरों से उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मुख्य बिंदु आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ये प्राचीन काल की बात है, जब लोगों को अनाज खाने के लिए अनाज था तो वो खाते थे, तो इनको भंडारण के बारे में भी इनको सोचना पड़ा कि किस तरह से हम इस अनाज को सुरक्षित रख सकें। बहुत से इलाकों में क्या किया, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या करते थे लोग, पहले ऐसी नहीं थी, या तो मिट्टी के बड़े बड़े कोई बर्तन बनाए जो उसमें रख सकें, या फिर गड्ढे खोद लिए, उन गड्ढों में भी अनाज को भर देते थे। कुछ टोकरियाँ बनाई, इस तरह से इस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो देखिए, सभी जो है वो इसके लिए, भंडारण के लिए कुछ ना कुछ करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशु पालते हैं, पशुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, इस तरह से वो भी एक भोजन ही है हमें। तो इसीलिए भोजन, ये भंडारण का भी क्या है, एक तरीका होता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये कहाँ पाए गए हैं? उपमहाद्वीप में। पूरा उपमहाद्वीप अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये देश सम्मिलित किए जाते हैं। कभी कभी अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में इस तरह के जो है ना, पुरातत्वविदों को ये शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पर मिले? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। जो पश्चिम का एरिया है, जो अब हम भारत के इस क्षेत्र संदर्भ में बात करें तो पश्चिम में जैसे पाकिस्तान का जो क्षेत्र आ जाता है, पश्चिम उत्तर और पश्चिम उत्तर में जो क्षेत्र आता है उसमें पश्चिमोत्तर से तात्पर्य क्या होगा? पश्चिम और उत्तर का जो एरिया, इनके बीच में काफ़ी संख्या में मिले हैं। आधुनिक कश्मीर पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। पूर्वी एरिया है, दक्षिणी भारत, इनमें भी पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। क्या है कि पुरातत्वविद क्या करते हैं, इनकी खोज करते रहते हैं, वो चीज़ों को खोजते हैं। खोजने के लिए अगर उनको खुदाई करनी पड़ती है तो वो खुदाई भी करते हैं, और उन खुदाई में उनको जो है वो क्या मिला है? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष अर्थात साक्ष्य होने मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। अभी ये मुख्य बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्या है? देखिए, बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या करते थे ये? सबसे पहले तो याद रखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, और ये कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वर्तमान में। अब देखिए, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एक मुख्य बिंदु बनता है कि झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है ये। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। एक पुरा पाषाण जो कि बहुत पहले के हुए हैं, और नव पाषाण जो कि बाद के हैं। तो ये क्या है कि पुरा पाषाण जो प्राचीन काल में मानव ने जिन पत्थरों का प्रयोग किया था, ये उससे भिन्न थे। अर्थात वहाँ पर लोगों ने पहले पत्थरों का प्रयोग करते थे सीधे तौर पर ही, उनको पत्थरों का प्रयोग में, बाद में उन पत्थरों को तराशने लगी, उनमें परिवर्तन करने लगे, तो वो क्या हो गया? नव पाषाण युग का। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो नव पाषाण में ऐसा होने लगा, उनको पैना करने के लिए, उनकी धार को तेज करने के लिए उनके ऊपर भी पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल का प्रयोग भी लोग करने लगे थे। ओखली पत्थर की होती है और मूसल जो है वो एक लकड़ी का बनाते हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो आज भी घरों में जो है वो ओखली और मूसल मिलते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो अब क्या करने लगे लोग? नव पाषाण युग में पत्थरों को जो वो पॉलिश डालने लगे पत्थरों पर, और उन्हें नुकीला बनाने लगे, उन्हें तराशने लगे थे। नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे।
चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, कुछ अनाज को खाद्य रूप में शुरू कर दिया, उनका संग्रहण शुरू कर दिया, पशुओं का मांस भी खाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मानचित्र में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये ईरान जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर एक रास्ते में बोलन दर्रे के पास समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो देखिए मेहरगढ़ जो है उसमें क्या क्या स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि संभवतः वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले क्या होता था, जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले जो गेहूँ भेड़ बकरी इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले संभवतः कहाँ जो और गेहूँ को उगाना शुरू किया गया और बकरी को पालतू बनाया गया, तो वो किया गया था मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या हुआ था कि जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। और मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है ये, जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान, और बोलन नदी के पास में ये पड़ता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें बोलन नदी के पास में ये पड़ता है। अब देखिए आगे, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। उनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। हिरण, सूअर, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ये एक घर का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं, चौकोर और आयताकार। ये देखिए, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। ये प्रथा भी यहाँ पर रही है। क्या करते हैं? उसके सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ऐसा लगता है कि लोगों की कहीं ना कहीं ये आस्था रही है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में भी ऐसा ही एक दृश्य मिला है। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसा था कि लोग कुछ आस्थाएं ऐसी रखते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। वो इस लोक की बजाय दूसरे लोक में अर्थात परलोक में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए कुछ खाने के लिए होना चाहिए। और वो एक कब्र में क्या है कि एक बकरी को दफनाया गया था। ऐसी काफ़ी कब्रें मिली हैं। तो एक बकरी का ये बता रहे हैं, एक कब्र के बारे में बता रहे हैं कि उसमें एक बकरी को भी साथ में दफनाया गया था कि ताकि वो परलोक में भी खा सकें। अब देखिए फ्रांस में गुफा। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। फ्रांस एक देश है
और ये जो चित्र दिखा रहे हैं फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए थे। खोज की थी 4 स्कूली छात्रों ने। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर। इनके चित्र यहाँ पर मिलते हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो कुछ फंक्शन या कुछ उत्सवों में ये चित्र बनाते होंगे वो। एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की। तो तुर्की एक देश है। तुर्की के बारे में बता रहे हैं कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। क्या है कि नवपाषाण जो पुरास्थल है उसमें एक चताल ह्यूक जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और फिर उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो चकमक पत्थर कहाँ से लाया जाता था? सीरिया से। चताल ह्यूक कहाँ है? तुर्की में। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो पहिए का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। तो ये अपना पाठ आज पूरा हुआ। आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझें। तो जो मुख्य बिंदु हैं इसमें मेहरगढ़ के बारे में आया है। तुर्की में चताल ह्यूक कहाँ पर पड़ता है? तुर्की में। चकमक पत्थर कहाँ से लाया जाता था? सीरिया से। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, तो आप उनको समझें और याद करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।